हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। और आज मैं पहुंच चुका हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। और यहां स्थित है एक बहुत ही पुराना म्यूज़ियम, जिसे महंत घासीदास मेमोरियल म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो महंत घासीदास संग्रहालय आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, यहाँ अगर आपने अपना 2 से 3 घंटे दे दिए ना दोस्तों, तो आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं। वैसे आप म्यूज़ियम में प्रवेश करने से पहले यहाँ के दीवारों को देखेंगे, तब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए आपको क्यूरोसिटी होगी। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर कुछ आर्ट गैलरी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये जैसे ही आप म्यूज़ियम में प्रवेश करेंगे, आपको राइट साइड में ही यह मिल जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ फैमिली सीट भी है, आप चाहें तो यहाँ बैठकर अपने फैमिली के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं यहाँ पर बैठकर। प्रतिमाओं में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 11वीं शताब्दी का सरस्वती माता की प्रतिमा दिखाई देती है। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आपको बता दूं दोस्तों, अभी भी हम म्यूज़ियम के बिल्डिंग में प्रवेश नहीं किए हैं दोस्तों, अभी केवल हम परिसर में हैं। और यहाँ पर ही आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई देगी, जो कि बहुत ही पुरानी हैं, 6वीं शताब्दी की, 10वीं शताब्दी की। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, विकसित अवस्था में है, बहुत ही पुरानी प्रतिमा है और इसमें सर नहीं है उनका। हो सकता है किसी ने इसे तोड़ा हो, या हो सकता है ये समय के कारण भी टूट गया हो। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सी पुरानी प्रतिमाएं हैं, आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। इसमें इनका नाम भी लिखा हुआ है और कुछ प्रतिमाओं में इनका समय भी लिखा हुआ है कि यह प्रतिमाएं कितनी पुरानी हैं और कौन से सदी के हैं। दोस्तों, यह घासीदास संग्रहालय रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और यह घड़ी चौक के आसपास ही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में घड़ी चौक बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, यहाँ से आपको किसी भी दिशा में जाने के लिए आपको डायरेक्शन मिलता है और घड़ी चौक से मुश्किल से 100 मीटर की रेंज में आपको यह म्यूज़ियम मिल जाएगा। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संग्रहालय है और अपने पुराने 17,000 स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह स्तंभ काफ़ी सुंदर लगेंगे, यहाँ पर आप अपना बढ़िया फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो यह रहा संग्रहालय का बिल्डिंग, यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक प्रतिमा देख लीजिए, यह है महंत घासीदास जी का प्रतिमा। महंत घासीदास जी ने ही सन 1875 में इस संग्रहालय को बनवाया था। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के बाद 1953 में उनके वंशजों ने ही इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया था और यह पूरे भारत देश में इतना प्रसिद्ध संग्रहालय है कि इसका लोकार्पण भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था और आज भी संसद के नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, जैसा कि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी साल भर पहले यहाँ भ्रमण करने के लिए आई हुई थी। तो हर मायनों में आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ आपको प्राचीन सिक्कों, प्रतिमाओं, पत्थरों और नक्काशी के साथ साथ जनजाति संस्कृतियों के बारे में भी जानकारियाँ मिलेगी। दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों मुख्य द्वार। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। उससे पहले आप ये बोर्ड देख सकते हैं, जहाँ म्यूज़ियम ओपन होने का समय आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जनरली यह सोमवार को बंद रहता है, बाकी दिन खुला रहता है। खुलने का समय सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों, ये रहा हमारा टिकट, जो कि 5 रुपये मात्र है प्रत्येक सदस्य के लिए। हालांकि अगर आप यहाँ पर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि छत्तीसगढ़ के सभी प्राचीन मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देती है। यहाँ छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों की तस्वीर आप देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे तस्वीरें हैं जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के हैं। यहाँ पर आप एक रुद्र शिव की प्रतिमा देख सकते हैं। वैसे तो इसे शोधकर्ताओं ने रुद्र शिव का ही नाम दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह उनकी प्रतिमा कहा नहीं जा सकता, इसमें संशय है। दोस्तों, इसकी मुख्य प्रतिमा आपको तालागांव और बिलासपुर में मिलेगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और ये देख सकते हैं कैसे एक पुरुष की प्रतिमा अलग अलग पशु पक्षियों से मिलकर बना हुआ है। इस तस्वीर में आप डिटेल में देख सकते हैं कौन से अंग में किस पशु का चित्रण किया गया है। मुख्य प्रतिमा को देखने के लिए आप देवरानी जेठानी का मंदिर तालागांव चले जाइएगा। दोस्तों, आइए अब इन तस्वीरों को देखते हैं, जहां आपको स्मारकों के साथ साथ वो कहाँ स्थित है यह आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, पाली का शिव मंदिर,
बस्तर का विष्णु मंदिर, जांजगीर का नकटा मंदिर और भी बहुत कुछ तस्वीरें हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, नकटा मंदिर का भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इसके अलावा दंतेवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित ढोलकड़ गणेश की प्रतिमा भी प्रमुख है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, स्मारक है जिसे अभी मैंने भी नहीं देखा है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में ट्रेनें नहीं पहुंची है, जिस कारण से बहुत सारे दर्शनीय स्थल लोगों की पहुंच से अछूता रह जाता है। यहाँ पर एक विशाल गणेश की प्रतिमा देख सकते हैं आप, ये खुदाई से प्राप्त हुई है। मैंने भी यहाँ पर गणेश जी के साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ली। यहाँ पर आप 8वीं शताब्दी के राजीव लोचन मंदिर का द्वार देख सकते हैं और यहीं से अंदर प्रवेश करने पर हमें बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य देखने को भी मिलेगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर गाइड भी मिल जाएंगे। आपको हो सकता है थोड़ा सा पेड करना पड़े उनको, यहाँ के स्टाफ गाइड का काम भी कर देते हैं। आप चाहें तो गाइड रख लीजिएगा, नहीं तो आप अकेले भी सक्षम हैं। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, यह म्यूज़ियम है वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्मारकों और मूर्तियों के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों से अवगत कराती है और उनमें से भी ज़्यादातर प्रतिमाएं जबलपुर से प्राप्त हुई है। इन प्रतिमाओं को देखकर मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी जबलपुर जाऊं और वहां के भी पुरातात्विक और दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के बाद वीडियो के माध्यम से आपको भी उससे अवगत कराऊं। दोस्तों रायपुर के इस म्यूज़ियम को देखने के बाद मेरा जबलपुर का सोलो ट्रैवल का प्लानिंग बन रहा है और आगे चल के वो वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा। जबलपुर के वीडियो देखने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों, उससे पहले और बहुत सारी वीडियो आएगी मेरे इस चैनल पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। और दोस्तों इसी तरह के प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी ही मेहनत से आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेकर आता हूं दोस्तों। थोड़ा देर करता ज़रूर हूं वीडियो को अपलोड करने के लिए, लेकिन मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इन वीडियो को देखने के बाद आपको कोई निराशा नहीं होगी, बल्कि आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा दोस्तों। तो बिना किसी देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और साथ में अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब वीडियो पे वापस आते हैं। आप यहाँ सिरपुर में खुदाई से प्राप्त सिक्कों को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि उस समय विनिमय का साधन हुआ करता था। यहाँ पर राजनांदगांव जिले से प्राप्त त्रिपुरांतक की प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मिस मैच रखा गया है प्रतिमाओं को उनके स्थान पर, लेकिन नाम और नीचे में उसके बारे में ब्रीफ दिया है, उसे पढ़कर आप जान सकते हैं। यहाँ आप एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की योग मुद्रा में प्रतिमा देख सकते हैं दोस्तों। काले ग्रेफाइट पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है दोस्तों। आगे आपको मिट्टी से बने कुछ पात्र दिखाई दे रहे होंगे, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे उसके नाम से जान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ एक धूप पात्र दिख रहा है, जिससे हो सकता है पूजा की सामग्री के लिए इसे यूज़ किया जाता होगा। और इसी प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे आकार के मिट्टी से बने पात्र आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ आप पत्थर भी देख सकते हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर है। इसका भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था मंदिर बनाने में, खासकर इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था। किले बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ऊपर आप एक माला देख सकते हैं, जिसे मनके की माला कहा जाता है दोस्तों। इसे गले में धारण किया जाता था औरतों के द्वारा, और इस प्रकार के मनके बहुत ही पुराने होते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मनका पाया जाता था, जिसे खुदाई से प्राप्त किया गया था। हालांकि ये मनके सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़े नए हैं। लाल मिट्टी से बने कुछ यहाँ आपको प्रतिमाएं भी दिख रही होगी। इसे मातृ देवी की प्रतिमा माना गया है, इसका भी पूजन किया जाता था। यहाँ एक वराही का प्रतिमा है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से मिला है दोस्तों। आगे हमें कुछ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, जो कि सिरपुर से प्राप्त हुआ है। साथ ही बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ आप अन्य प्रतिमाएं भी देख सकते हैं, जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर का एक विशिष्ट योगदान है दोस्तों। यहाँ उत्खनन में विभिन्न धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों ये प्रतिमा को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अवलोकितेश्वर बुद्ध व तारा। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का जो प्रतिमा बनाई जाती है वो इससे कॉपी करके लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों सिरपुर बौद्ध धर्म का एक बहुत ही विशिष्ट केंद्र था छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जिसके बारे में उतनी जानकारियाँ अभी हमें मिलती नहीं हैं।
सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। लाल ईंटों से बना यह मंदिर, जिसके गर्भगृह में एक प्रतिमा रखी गई है जिसे भगवान विष्णु की प्रतिमा कहा जाता है, जो शेष शैया पर बैठे हुए हैं। हालांकि उस मूर्ति पे संशय है कि वह विष्णु जी की प्रतिमा है या लक्ष्मण जी की प्रतिमा है या भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। इस पर विस्तार से बात हम सिरपुर के ब्लॉग में करेंगे, जो कि फ्यूचर में होने वाला है दोस्तों। फिलहाल वीडियो पर वापस आते हैं दोस्तों, और ये देखिए पाषाण काल के पत्थर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। बेसिकली इन पत्थरों का यूज़ आदि मानव उस समय पशुओं के शिकार के लिए किया करते थे दोस्तों। आप देख सकते हैं पत्थरों के साथ यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से शिकार करने को दर्शाया गया है दोस्तों। इसके साथ ही पेड़ काटने के लिए भी यूज़ किया जाता था, कुल्हाड़ी बनाने के लिए भी पत्थरों का यूज़ किया जाता था। इसके बाद हम ताम्रयुगीन काल को भी देख लेते हैं। यहाँ आपको तांबे के धातु से बने बहुत सारे औजार दिख रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए कुछ तलवार हैं, कुछ कुल्हाड़ियाँ यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। तो ताम्रयुगीन काल में इन औजारों के माध्यम से शिकार किया जाता था दोस्तों। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कुछ मूर्तियाँ आपको दिख रही होगी प्राचीन काल की। ये मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से पाई गई मूर्तियाँ हैं। सभी मूर्तियों में जबलपुर का नाम अंकित किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके उन मूर्तियों का नाम जान सकते हैं। मैं ज़्यादा इन मूर्तियों के बारे में बात नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है और इनके बारे में मुझे भी उतनी जानकारियाँ नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी कोई फ़िलॉसफी यहाँ पर देना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई गाइड भी नहीं लिया था, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने मुझे ये बताया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले के मूर्तियाँ हैं बहुत सारे, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से बाहर के हैं। हालांकि MPPSC पढ़ने वालों के लिए ये अच्छी जगह है, वो चाहे तो इन मूर्तियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ एक प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसे यक्षी की प्रतिमा कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। और ये पटना बिहार से पाई गई प्रतिमा है। मौर्य काल के समय की प्रतिमा है, जो कि खुदाई से प्राप्त हुई है। इस सेक्शन और इस कमरे में पाई गई ज़्यादातर मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ के बाहर की हैं दोस्तों। इन मूर्तियों में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म की मूर्तियाँ यहाँ आपको मिलेगी। कुछ अवशेषों में मंदिरों के टुकड़े भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि खंडहर होता है, टूटा हुआ अवस्था में होता है, जिसे लाकर म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। ये देख लीजिए, ये कुछ मंदिर के ही पार्ट्स हैं, जिन्हें मंदिरों की दीवारों पर सजा कर बनाया जाता है। एक्चुअली अलंकृत किया जाता है, ऐसा कहना उचित होगा। यहाँ आपको जैन धर्म के दिगंबर समुदाय की भी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ आपको श्वेतांबर समुदाय की भी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है और 6वीं शताब्दी के बाद की है। यहाँ पर एक मूर्ति आप भगवान विष्णु की देख सकते हैं, जो कि शेष शैया में लेटे हुए हैं। उनके नाभि से निकलकर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि यह प्रतिमा विष्णु पुराण से प्रेरित है दोस्तों। अन्य प्रतिमाओं में उनके साथ उनके वाहन गरुड़ को भी दिखाया गया है। इस तथ्य को बताने का मेरा यह मोटिव है कि जितने भी पुराण बने हुए हैं, जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सभी ग्रंथों में उन्हें मुख्य ईश्वर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और उन्हीं से पूरे संसार की उत्पत्ति बताई जाती है। जैसे विष्णु पुराण में सृष्टि के रचयिता विष्णु जी नारायण जी हैं, उसी तरह शिव पुराण में सृष्टि के रचयिता शिव जी को माना गया है। बंगाल से निकले हुए शाक्त धर्म की बात करें तो वहाँ आदिशक्ति मातृ देवी स्वरूप को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो वर्तमान का हिंदू धर्म है, वो प्राचीन 3 धर्मों से मिलकर बना हुआ है। शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। काफ़ी लंबे समय से इन प्राचीन तीनों धर्मों के बीच संघर्ष भी होता रहा है। आज की स्थिति में ये तीनों मिल चुके हैं और सम्मिलित रूप से हिंदू धर्म, सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब वीडियो में आगे हम शिलालेख दीर्घा में जाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ देखिए एक प्रतिमा है जो नागराज और उनकी पत्नी का है। ये सिरपुर से प्राप्त प्रतिमा है दोस्तों। यहाँ आप प्राचीन कोसगाईगढ़ के किले का एक शिलालेख देख सकते हैं दोस्तों, जो कि कोरबा में स्थित है। और इस कोसगाईगढ़ किले का पृथक से वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ एक प्रतिमा माता पार्वती का है और यहाँ पर एक प्रतिमा नागराज का है, जो कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की प्रतिमा से बिल्कुल मेल खाता है। सिरपुर में सोमवंशी शासकों का शासनकाल हुआ करता था और वे शैव धर्म को मानते थे।
सिरपुर के सोमवंश में एक राजा हुए थे हर्षगुप्त। उनकी पत्नी थी वसाटा या वाष्टा भी कहते हैं। वो पांडुवंशी बालार्जुन की पुत्री थी और इनका विवाह हर्षगुप्त से हुआ था। पांडुवंश में एक वीरा देवी का पूजा किया जाता था, उन्हें कुल देवी के रूप में जाना जाता था। साथ में ये वैष्णव धर्म से भी संबंधित थे, इसलिए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में शैव और वैष्णव धर्म के मिश्रित साक्ष्य मिलते हैं। ये कभी हम जब वीडियो बनाएंगे सिरपुर का तो आपको डिटेल में बताएंगे। और मैं बार बार सिरपुर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में आपको सिरपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्राचीन स्मारक, मूर्तियाँ और कच्चे बर्तन, छोटे छोटे पत्थर और शिलालेख मिलते हैं जो कि सिरपुर से संबंधित है। वैसे तो सिरपुर में भी एक संग्रहालय बना हुआ है, तो जब भी आप सिरपुर जाएं लक्ष्मण मंदिर के दर्शन करने के लिए तो आप सिरपुर के संग्रहालय को ज़रूर विज़िट करें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां वहां आपको मिलेगी और वहां जो जानकारियां नहीं हैं वो जानकारियां आपको रायपुर के संग्रहालय में मिलेंगी सिरपुर से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ आपको आरंग के शिलालेख भी मिलते हैं, उसे भी देखिए। यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें नागरी लिपि के विकास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, साथ में उसकी लिपि को भी बताया गया है। एक तरफ आपको आधुनिक अ से लेके ह तक के अक्षर बताए गए हैं और उसके साथ साथ उसके बगल में आप देख सकते हैं अशोक वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, ऐसे करते हुए पूरे विजयनगर वंश में प्रचलित लिपि को बताया गया है। आप इसे बोर्ड में देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ये लिपियाँ जो है वो प्राचीन शिलालेखों में दर्शाई गई है दोस्तों। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसे शिलालेख कहते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें प्राचीन तत्कालीन शासकों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं इन शिलालेखों के माध्यम से। पता नहीं क्यों दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है जहां अशोक जैसे प्रतापी शासक हुए हैं और उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे विचार शिलालेखों के माध्यम से संजो कर रखे हुए थे। पर आज की स्थिति में उन शिलालेखों को आप केवल म्यूज़ियम में देख सकते हैं या तो फिर अपने कोर्स की किताब में पा सकते हैं। सबसे पहले अशोक सम्राट ने ही भारत को एक सूत्र में बांधा था, पर उनके शासनकाल के बाद देश फिर से टुकड़ों में बंट गया दोस्तों। और आज के भारत में या पूरे विश्व में कह सकते हैं बहुत सारे धर्मों का विकास हो चुका है, जो कि कुछ अवस्था में संघम शरणम गच्छामि की अपेक्षा परे होती जा रही है। यहाँ आप सातवाहन कालीन उत्कीर्ण लेख भी देख सकते हैं। मैंने उसे पहले ही दिखाया था, बोर्ड को बाद में दिखाया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बर्तन दिख रहे होंगे आपको। इनका उपयोग रिहायशी शासकों के द्वारा उनके शासनकाल में किया जाता रहा होगा। आगे हम देख रहे हैं पीतल से निर्मित एक बहुत ही सुंदर चित्र दीर्घा। इसे आप देख सकते हैं, मैंने इसे छू कर भी देखा, यह पीतल का ही है और काफ़ी सुंदर है दोस्तों। यहाँ से आगे हम अंदर प्रवेश किए और यहाँ हमें बहुत सारे प्राचीन हथियार मिले। ये देखिए बहुत सारे तलवार और ढाल आपको दिख रहे होंगे। ये बहुत प्राचीन है दोस्तों और इसका समय काल भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत प्राचीन बंदूक भी हैं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। कुछ भाला भी है यहाँ और यहाँ पर एक कुल्हाड़ी के आकार का औजार भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे स्टैचू हैं। ये पुराने तो नहीं हैं, ये नए हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, आपको देखने पे अच्छा लगेगा क्योंकि इस संग्रहालय में बहुत सारे प्राचीन मूर्तियाँ और शिलालेखों के देखकर आप बोर हो गए होंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर आधुनिक वन्य जीवों की झांकियाँ देखने को मिलेगी जो काफ़ी सुंदर है, आकर्षक है। यहाँ बोर्ड में आप उन पशुओं पक्षियों के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाए जाने वाले ही ये पशु पक्षियों के स्टैच्यू हैं, झांकियाँ हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे हम पेंटिंग देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है और एक्चुअली में ये एक अलग तरह की पेंटिंग है। इसका कुछ नाम होता है, मैं तो मिस कर दिया, लेकिन अगर आपको पता होगा तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब इस सेक्शन में देखते हैं। यहाँ लकड़ी पर बनाई गई सूक्ष्म पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। ये मुखौटा है, ज़्यादातर यूज़ आदिवासी करते थे इसका। और यहाँ पर आपको बहुत सारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों एवं गीतों के झांकियाँ देखने को मिलेगी दोस्तों। स्टैच्यू के नीचे में यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हैं, नृत्य का जो शैली है उसके साथ नाम भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक तीजन बाई की भी प्रतिमा है, उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सरहुल नृत्य भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सेक्टर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आप बहुत सारे नृत्यों को देख सकते हैं। ये देखिए गेड़ी नृत्य भी यहाँ दिया हुआ है
पढ़ाई करने के साथ साथ डेमो देखने में ज़्यादा अच्छे से तैयारी होती है दोस्तों। तो यहाँ इस म्यूज़ियम में आप ज़रूर देखने के लिए आइएगा, आपका इंटरेस्ट भी अपने कोर्स के साथ बना रहेगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों के बाद हम अब शिल्पकला की ओर जाते हैं और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो एक आधुनिक प्रतिमाएं हैं भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की, और ये देख सकते हैं आप, ये अच्छी लग रही है। उसके बाद ये पेंटिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसमें कृष्ण लीलाओं को दर्शाया गया है और काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस कला के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो पेंटिंग है वो एक अलग तरह की पेंटिंग है। इस शैली के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यह प्राचीन चित्रकारी शैली है। इस संग्रहालय में 3 फ्लोर बनाए गए हैं और कोई भी फ्लोर या यहाँ की शाखाएं या सेक्शन कह सकते हैं एक से बढ़कर एक है दोस्तों, कोई भी किसी से कमतर नहीं है। तो अगर आप यहाँ घूमने के लिए आएँ तो हड़बड़ी में ना आएँ कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे में यहाँ की सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी देखकर चले जाएंगे। ऐसा मत करिएगा दोस्तों, आपसे यहाँ बहुत कुछ छूट जाएगा, मिस हो जाएगा देखने के लिए। और एक बार आप यहाँ आ गए ना तो छत्तीसगढ़ के कई प्राचीन स्थलों पर जाने का भी आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी। मतलब आप ज़्यादातर जगह पर जाएं, लेकिन कुछ जगहों को आप मिस कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ की मुख्य मुख्य चीज़ों को तो इस म्यूज़ियम में ही रख दिया गया है। जैसे कि शिलालेखों को रख दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट प्रतिमाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं, उसे यहाँ रख दिया गया है। और जिन महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों को आवश्यकता है बचा कर रखने का, वो इसी म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ मंदिरों में आपको बिखरे हुए अवशेष मिलता है। हालांकि पुरातत्व विभाग के द्वारा उन अवशेषों का भी प्रोटेक्शन किया जाता है, लेकिन म्यूज़ियम में विशेष रूप से इसके अस्तित्व को बचाया जाता है दोस्तों। अब हम प्रवेश कर चुके हैं आदिवासी दीर्घा में और यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आदिवासियों के रहन सहन के बारे में पता चलता है। ये देखिए, यहाँ पर एक मुकुट देख सकते हैं, सिंहनुमा आकृति, इसे बाइसन हॉर्न भी कहते हैं, शायद तक यही कहते हैं। आपको पता होगा तो बताइएगा और क्या कहते हैं। यहाँ पुराना बैलगाड़ी की झांकी देख सकते हैं, जो पुराने समय में आवागमन का साधन हुआ करता था। यहाँ पर आप एक झांकी देख सकते हैं, ये आदिवासियों के रहने का स्थान है। जंगल के बीच में आदिवासी किस तरह से अपने कुटुंब या कबीले में रहा करते थे, उसे इस मॉडल के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर एक मॉडल आप उनके निवास स्थान यानी कि उनके घर का देख सकते हैं, किस डिज़ाइन के घर बने होते थे उस समय। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर आदिवासी गौड़ समुदाय से ही उदित हुए हैं और उसके बाद बहुत सारी जातियों में ये बढ़ गए आगे चलकर। वैसे तो एक समय में पूरी दुनिया ही आदिवासी थी, यानी कि आदि मानव थी। आदि मानव के बाद आदिवासी बने हैं, उसके बाद नगरीय सभ्यता आती है। आज हम नगरीय सभ्यता में निवास करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जातियाँ हैं जो अपने पारंपरिक रहन सहन को अपनाए हुए हैं और ये लोग ज़्यादातर शहर से दूर ही होते हैं। यहाँ पर आपको आदिवासियों के समय के देवी देवताओं को दिखाया गया है एक स्टैचू के माध्यम से। यहाँ आप वीडियो पॉज करके नाम को पढ़ सकते हैं। लोक देवता या कुल देवता कह सकते हैं, उनका यहाँ चित्रण किया गया है। मातृ देवी का भी पूजन ये करते थे। इसके अलावा यहाँ पर काष्ठ कला, घंटी, मुखौटा और कुछ आधुनिक देवताओं के भी मूर्तियाँ यहाँ आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ उमा महेश्वर, विष्णु जी, कृष्ण रुक्मणी की प्रतिमाएं देख सकते हैं। आजकल आधुनिक समय में राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, लेकिन प्राचीन काल में देखिए कृष्ण रुक्मणी का प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो के शुरू में मैं आपको कुछ और ही बोल रहा था, जिसे मैं उस समय बता नहीं पाया, मिस कर दिया। इन 3 मूर्तियों को देखकर मुझे याद आ गया, तो मैं अभी आपको बता दूं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 3 मूर्तियाँ देखी थी बंदरों का, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। और इन तीनों का प्रेरणा हमने गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन में देखा है और ये प्रसिद्ध वाक्यांश प्राचीन काल के हैं दोस्तों। अब वर्तमान वीडियो पर आते हैं दोस्तों और इन मूर्तियों को देखते हैं। और इन मूर्तियों को देखते देखते हम पहुंच गए वस्त्रों के सेक्शन में। और ये वस्त्र आदिवासी अपने समय में पहना करते थे। इसी तरह का कुछ वस्त्र हुआ करता था। ये महिलाओं के वस्त्र हैं, साथ में उनके कान के झुमके और हाथ की चूड़ियाँ यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। साथ में नाक में नथनी जो होता है उसका भी आपको एक डेमो देखने को मिला होगा। मैंने आदिवासी महिला और पुरुष की बात की दोस्तों, ये उनका वस्त्र था और ये उनका घर। ये देखिए, वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, एक सेक्शन और बचा है। यहाँ भी लगभग सेम घर और उनकी बस्तियाँ बताई गई है। थोड़ा सा अलग ये है, यहाँ पर उनके मनोरंजन के साधन के माध्यम का
झांकी आपको देखने को मिलेगा। ये वाद्य यंत्र हैं, आप देख सकते हैं। और पहले के समय में आदिवासी गीतों में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था म्यूज़िकल पर्पस से, वो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ढोलक, तबला और साथ साथ मुंह से बजाने वाले बहुत सारे यंत्र हैं। कुछ के नाम मुझे मालूम नहीं है। आगे गौड़ वस्त्राभूषण करके एक सेक्शन दिया हुआ है। ये देखिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी समूह में या जनजाति कह सकते हैं, उसमें गौड़ सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर देखिए उनके श्रृंगार का सामान दिया हुआ है। यह विवाह में उपयोग किया जाता था। ये देव झुलनी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बस्तर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी ये देव झुलना उपयोग किया जाता है वहाँ। बस्तर वाले वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृतियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, उनके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिली है। और ये बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रायपुर के म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।